हाँ तो यारो ये कहानी होती है लिविंग फाई नाम के एक लड़के की जिसके असल में कोई फ्रेंड्स नहीं होते और बस वो पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठा बैठा अपना गेम खेल ही रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है और उसको हरा भी देता है। फिर उसका फ्रेंड उससे बाय बोल के ऑफलाइन चला जाता है और वो फ्री टाइम में अपने फेवरेट मॉडल का प्रोफाइल देख ही रहा होता है। तभी अचानक से एक अननोन प्रोफाइल से इन्विटेशन आता है और इन्विटेशन होता है नैनो नाम से। और फिर वो उसके साथ खेलने भी लग जाता है बट उसको लगता है कि यार ये बहुत अच्छा प्लेयर है। वो अपना पूरा जोर लगा देता है, खड़ा हो जाता है बट वो उसे हरा नहीं पाता। वो उसके स्टेप्स को प्रेडिक्ट करने का ट्राई भी करता है बट वो एट द एंड उससे हार जाता है। और फिर जैसे ही वो उसके प्रोफाइल को चेक करता है तो उसको कोई भी डिटेल्स नहीं होते तो उसको कुछ मिलता भी नहीं है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का नाम था चैन मैनतोंग और वो एक ड्रैगन स्लेयर होती है जो कि कैसल कॉलेज में पढ़ती है। और वो अपने बाकी के दोस्तों के साथ कॉलेज जा ही रही होती है। तभी वो अपने दोस्तों को बोलती है कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर लिविंग फाई में बहुत इंटरेस्टेड है, शायद क्योंकि वो एक एस रैंक स्टूडेंट है और वो उसे अपने कॉलेज में एडमिशन देना चाहता है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जबकि नैनो ने उसे बहुत ही आराम से गेम में हरा दिया था और ये स्कॉलरशिप उसे नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो बस एक आम लड़का है और वो इसके काबिल नहीं है। तो अचानक से नैनो का फ्रेंड कहता है कि क्यों ना तुम उसके बारे में पूरी जानकारी निकालो। नैनो कॉलेज के एआई सिस्टम ईवा में लॉगिन करती है और उससे लिविंग फाई के बारे में पूछती है, जिसपे ईवा उसे बताती है कि असल में उसके पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और उसके कोई भी पेरेंट्स नहीं है और वो बस अपने अंकल आंट के साथ रहता है। और उनका लड़का जो कि उसका कज़न है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और लिविंग फाई भी उसके कज़न को लड़कियों की फेक आईडी बना बना के ट्रोल करता रहता है। आंट भी उसे हमेशा ताना मारती रहती है कि अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे तो तुम्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और ईवा नैनो को बताती है कि एक लड़की जिसका नाम है चैन वैनकेन, वो बल्कि कोई और नहीं लिविंग फाई की क्रश होती है और उसी के स्कूल में पढ़ती है। तो नैनो ईवा से पूछती है कि असल में लिविंग फाई के फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो ईवा बताती है कि उसके कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है, वो बस पेपर बेच के इतने पैसे कमाना चाहता है कि उसके दिन के खर्चे निकल जाए और वो सारा दिन गेम खेल पाए। तो तभी नैनो ये सारी बातें अपने दोस्तों को बोलती है, जिस पर नैनो के दोस्त कहते हैं कि आखिर प्रिंसिपल एक आम लड़के को एडमिशन कैसे दे सकता है जिसको कुछ भी नहीं आता हो। तो तभी अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिविंग फाई मार्केट जा रहा होता है अपनी आंट के तानों से बचता हुआ और मार्केट से सामान लेने के बाद वो मेल बॉक्स पे भी जाता है चेक करने कि जिन एडमिशन के लिए उसने अप्लाई किया था कि क्या वो अप्रूव हुए। तभी वो मेल बॉक्स वाले के पास जाके बोलता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया। तो मेल बॉक्स वाला लड़का उसे बिना कुछ बोले बस एक लेटर का पैकेज पकड़ा देता है और लिविंग फाई देखता है कि पहले कॉलेज ने उसका जो अप्रूवल था वो रिजेक्ट कर दिया होता है, लेकिन दूसरे कॉलेज ने उसका जो अप्रूवल था वो एक्सेप्ट कर लिया होता है और ये कोई और नहीं बल्कि कैसल कॉलेज होता है। तो ये सब देख के वो बहुत ही चौंक जाता है और अपने आप को थप्पड़ मारता है। उसको लगता है सब सपना है बट नहीं, ये सब हकीकत थी। और जो उसके अंदर एक लेटर होता है जिसको वो पढ़ता है, जिसके अंदर वहाँ पे लिखा होता है कि उसको एडमिशन मिला है स्कॉलरशिप के बेस पे और वो प्रोफेसर गैरेन के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो जैसे ही वो ये सब देखता है तो सीधा वो अपने घर पे भाग के अपनी आंट को सारी न्यूज़ बताता है, जिसमें उसकी आंट कहती है कि ये सब झूठ है और तुम्हारे साथ कोई फालतू का मजाक कर रहा है। और उसका कज़न मिन से कहता है कि देखो तुम्हारा उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि उस कॉलेज में सिर्फ ह्यूमन हाइब्रिड एडमिशन ले सकते हैं। आपको बता दें कि ह्यूमन हाइब्रिड वो होते हैं जो कि आधे इंसान और आधे ड्रैगन होते हैं और वही लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एक लड़का जिसका नाम है चूज यांग जो कि एक फेमस ह्यूमन हाइब्रिड है और उस कॉलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है और सिर्फ उसके जैसे लड़के ही उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो तुम फालतू मत सोचो किसी ने तुम्हारे साथ मजाक करा है। तभी अचानक से लिविंग फाई एक डे ड्रीम देखता है जिसके अंदर वो देखता है उसके अपार्टमेंट के बाहर एक हेलीकॉप्टर आके रुकता है और उस हेलीकॉप्टर से कोई और नहीं एक लड़का निकलता है जिसका नाम चूज यांग होता है और वो आके घुटनों के बल पे बैठ के लिविंग फाई को कहता है कि हम बहुत लंबे टाइम से तुम्हारा वेट कर रहे हैं लिविंग फाई, अब हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो। और तभी अचानक लिविंग फाई उस सपने से जाग जाता है और सोचता है कि यार शायद मैं ज़्यादा ही सपने देख रहा हूँ, ये सब किसी ने मेरे साथ मजाक ही करा है और वो जा ही रहा होता है। तभी अचानक से उस लेटर के अंदर एक फ़ोन भी होता है जिस पे फ़ोन बजता है और उसकी आंट वो फ़ोन रिसीव करती है, जिससे बात करके उसकी आंट लिविंग फाई को बोलती है कि कल तुम्हारा इंटरव्यू है और ये सब मजाक नहीं, ये सब सच है। जिसको सुन के ये सब बहुत ही चौंक जाते हैं। और रात को लिविंग फाई टेरेस पर बैठा बैठा अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और अपने दोस्त को इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा होता है कि कल उसका इंटरव्यू है, जिस पर उसका दोस्त उसको बहुत सारे टिप्स देता है इंटरव्यू के लिए। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लिविंग फाई इंटरव्यू देने के लिए सिटी के मेन बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे वो अपने बहुत सारे पुराने दोस्तों को देखता है पुराने स्कूल के और वहाँ पे उसकी क्रश चैन वैनविंग भी वहीं पे बैठी रहती है और वो सब बच्चों को देख के सोचता है कि शायद ये लोग भी इंटरव्यू देने आए हैं। तो फिर अचानक से वो अपनी क्रश के पास जाता है और उससे पूछता है या तुम भी यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो। इस पर चैन वैनविंग बोलती है हाँ। तो वो चैन वैनविंग को बहुत सारे टिप्स देता है कि कैसे कैसे इंटरव्यू के सवालों का सही से जवाब देना है। उसके बाद चैन वैनविंग उसे थैंक्स कह के अंदर चली जाती है और बारी बारी सबकी बारी आ जाती है। फिर आखिर में हमारे लिविंग फाई की भी बारी आती है और जैसे ही हमारा लिविंग फाई अंदर जाता है तो उसके बाद उससे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि क्या आप एलियन में विश्वास करते हो। तो इंटरव्यू का ये क्वेश्चन सुनकर लिविंग फाई बहुत ही चौंक जाता है और वो सोचता है यार मैं तो पूरा रेडी था, लेकिन मुझे लगा था ये मेरे से बचपन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो फिर अगला इंटरव्यू जो कि इसके आंसर को लिख रहा होता है वो बोलता है देखो हमें तुम्हारे बचपन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर लिविंग फाई उसको बताता है हाँ मैं एलियंस पर विश्वास करता हूँ। जिस पे इंटरव्यू पूछता है आखिर ऐसा क्यों। तो लिविंग फाई बोलता है कि ये कैसा सवाल है। तो इंटरव्यू बोलता है बस जवाब दो। जिस पे लिविंग फाई जवाब देता है कि जब भी वो आसमान में तारों को देखता है
तो वो सोचता है कि ये दुनिया बहुत ही बड़ी है और इसमें इंसानों के अलावा और भी क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हाँ, एलियन एग्जिस्ट करते हैं। और इससे पहले कि इंटरव्यूअर कुछ और पूछता, लिविंग फाई खड़ा हो जाता है और कहता है कि शायद वो गलत कॉलेज में आ गया, ये कॉलेज उसके लिए नहीं बना है, और वो सॉरी बोल के गेट से एग्जिट कर जाता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर गैरियन एंटर करते हैं और वो लिविंग फाई के बारे में पूछते हैं कि कहाँ है वो लड़का, जिस पे इंटरव्यू कहते हैं वो तो बिना इंटरव्यू दिए ही चला गया। तो प्रोफेसर गैरियन बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि कुछ भी करो लेकिन उस लड़के को वापस बुलाओ, तुमने उसे कैसे जाने दिया। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिविंग फाई वापस जा ही रहा होता है, तभी वो चैन विंग से मिलता है और चैन विंग उसे ग्रेजुएशन पार्टी में इन्वाइट करती है, जिसे देख के लिविंग फाई मन ही मन में बोलता है कि एक दिन मैं इस लड़की से शादी करूँगा और इसके साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिताऊँगा। और तभी सोचता है लेकिन पता नहीं अब ऐसा कैसे होगा, क्योंकि मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा मौका तो अभी गवा दिया, क्योंकि मैंने इंटरव्यू तो दिया ही नहीं। और जैसे ही वो घर पहुंचता है उसकी आंट बाहर वेट कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, अभी अभी प्रोफेसर का फ़ोन आया था और हमें कल उनसे मिलने जाना है। तो ये सुनते ही लिविंग फाई बहुत ही खुश हो जाता है और शॉक भी हो जाता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो प्रोफेसर से मीटिंग करने पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी आंट प्रोफेसर से पूछती है कि आखिरकार उसको कितने पैसे मिलेंगे, जिसमें प्रोफेसर उसे कहते हैं कि उसे $36,000 पर ईयर स्कॉलरशिप के तौर पर दी जाएगी। जिसे सुनते ही उसकी आंट बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है हाँ हाँ वो पक्का एडमिशन लेगा। और प्रोफेसर कहते हैं कि असल में हम उसे एडमिशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसके अंदर एक 100 साल पुराना टैलेंट है उसके सोल के अंदर, जिसे सुन के सब लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर लिविंग फाई को एक लेटर देते हैं और कहते हैं ये लेटर तुम्हारे मॉम और डैड की तरफ से है, और वो कहते हैं कि तुम हमारे ऑनरेरी स्टूडेंट हो कॉलेज के। जिसे सुनकर लिविंग फाई अचानक से चौंक जाता है और वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स ने तो उसे छोड़ दिया था, लेकिन असल में उसके पेरेंट्स ने सब इसलिए किया था ताकि वो एक अच्छी लाइफ जिए। और ये सब जानने के बाद लिविंग फाई बहुत ही उदास हो जाता है और बहाना बनाता है टॉयलेट जाने का। और टॉयलेट में जाने के बाद वो अपने उस मॉम के लिए उस लेटर को पढ़ ही रहा होता है, जिसमें उसके मॉम ने उसे कहा था कि वो उसे कितना प्यार करती है और क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्हें उसने छोड़ना पड़ा, और उनकी ब्लड लाइन बहुत ही रेयर है जिसकी वजह से उन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और उस लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि जब लिविंग फाई बड़ा हो जाएगा तो उसे उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा स्कॉलरशिप के बेस पे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी से जिए। जिसको पढ़ते ही लिविंग फाई बहुत ही उदास हो जाता है और फूट फूट के रोने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत ही मिस कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है नैनो, क्योंकि वो लेडीज़ बाथरूम में रो रहा होता है, और जिस पर नैनो से बोलती है कि अगर तुम्हें रोना ही है तो तुम ये कॉलेज अभी छोड़ सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। फिर नैनो उसको पकड़ के फाइनली फिर से मीटिंग में लेके आती है, जिसमें प्रोफेसर लिविंग फाई से पूछते हैं कि क्या अब तुम एडमिशन लेने के लिए तैयार हो। जिसमें लिविंग फाई बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और जिस पर उसकी आंट और उसका कज़न बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहते हैं तुम पागल हो गए, अब तुम्हें किस बात का टाइम चाहिए। लेकिन तभी नैनो कहती है कि असल में लिविंग फाई को एक लड़की पे क्रश है जिसका नाम है चैन विंग, जिससे सुनकर लिविंग फाई बहुत ही शौक हो जाता है कि इसे बात कैसे पता लगा। और तभी नैनो बोलती है कि ये सब तो बस उसने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया था। और नैनो एक लाइन बोलती है जिसको सुनकर लिविंग फाई समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिस लड़की ने उसे उस रात कंप्यूटर गेम में 1v1 में हराया था। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात को लिविंग फाई छत पर बैठा होता है और सोचता है कि आखिरकार नैनो को इतना सब कुछ मेरे बारे में कैसे पता। और वो अचानक से अपना फ़ोन निकालता है और चैन विंग को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे अचानक से नैनो आ जाती है और लिविंग फाई कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढा, जिस पर नैनो से बताती है कि उसने उसे कॉलेज के AI सिस्टम एवा की मदद से ढूंढा है और उसे यहाँ पे प्रोफेसर गैरियन ने भेजा है ताकि वो उसे मना सके कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए। जिस पर लिविंग फाई उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं चैन विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाला हूँ। जिस पर नैनो कहती है कि देखो वो तुमसे प्यार नहीं करती और तुम बस उस एक लड़की की वजह से इतना बड़ा मौका हाथ से खो दोगे। इस पर लिविंग फाई बोलता है अगर ऐसा ही था तो वो मुझे कभी भी पार्टी के लिए इन्वाइट नहीं करती। इस पर नैनो से कहती है कि तुम हमेशा गलत डिसीजन लेते रहते हो जो कि तुम्हारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर हमें अगले ही दिन दिखाया जाता है कि वो ग्रेजुएशन पार्टी के लिए कुछ सामान खरीदने जा रहा होता है, जहाँ पे नैनो वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि देखो चैन विंग को छोड़ दो क्योंकि आज प्रोफेसर चले जाएंगे और अगर वो चले गए तो तुम्हें मौका अपने हाथ से गवा दोगे। जिस पे लिविंग फाई फिर से मना कर देता है और कहता है कि आज वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके ही रहेगा। फिर नैनो भी वहाँ से चली जाती है और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिविंग फाई मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहा होता है चैन विंग को प्रपोज करने की, और वो रास्ते से कुछ फ्लावर भी तोड़ता है क्योंकि हमारे भाई के पास पैसे नहीं होते कि वो कुछ फूल खरीद पाए। तभी वो पार्टी में भी पहुंच जाता है और उसका दोस्त जेम उसके लिए एक सूट लेके आता है। और फिर लिविंग फाई पार्टी में देखता है कि दो बाकी के स्टूडेंट्स जिन्होंने सेम सूट पहन रखा था लिविंग फाई की तरह, और तभी वो सोचता है कि अब यही मौका है चैन विंग को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे जेन आ जाता है और वो खुद की फीलिंग्स को चैन विंग को एक्सप्रेस कर देता है और चैन विंग भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे देख के लिविंग फाई को बहुत ही बुरा लगता है कि उसके दोस्त ने उसके उतने टाइम से बुद्धू बनाया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चैन विंग भी अपनी फीलिंग्स को जेन को एक्सप्रेस करती है, जिससे देख कर लिविंग फाई पूरा अंदर से टूट जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे नैनो आ जाती है जिसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन रखा होता है और वो आके लिविंग फाई के हाथ को पकड़ लेती है। और तभी चैन विंग को बोलती है कि लिविंग फाई बहुत ही बिजी है और उसके पास टाइम नहीं है कि वो अपना टाइम चैन विंग जैसे लड़की पे वेस्ट करे, जिसे सुनकर जेन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और नैनो कहती है
कि आज से तुम एक नए लिविंग फाई को देखोगी। और जब वो लिविंग फाई को लेके जा रही होती है तो वो लिविंग फाई को बोलती है कि अगर तुम चाहो तो एक आखिरी बार उसे देख सकते हो। इसमें लिविंग फाई उसे मना कर देता है और फिर रोड पे उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो एक पेट्रोल पंप पे फ्यूल अप करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ पे वो लिविंग फाई को बताती है कि वो प्रोफेसर को उदास नहीं कर सकती और अब हमारे कॉलेज को ज्वाइन कर लो। जिस पर लिविंग फाई उसे बोलता है हाँ ठीक है और आखिरकार तुमने मुझे मना ही लिया। इस पर नैनो कॉलेज के ईवा सिस्टम को उसके डिसीजन के बारे में बताती है और ये पहली बार था कि ईवा लिविंग फाई से मिलती है और उसे उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड भी दे देती है और उसे कहती है तुम एक एस रैंक स्टूडेंट हो और कॉलेज के बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। और ये सब देखने के बाद नैनो लिविंग फाई को किंग बुलाती है, जिसे सुनकर लिविंग फाई बहुत ही उत्साहित हो जाता है और नैनो कहती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी और जो भी चीज़ें मैंने आज तक सीखी है मैं वो सब तुम्हें बताऊंगी। जिसमें लिविंग फाई उसे बोलता है थैंक्स और तुम आज से मेरी दोस्त हो। और ईवा ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेती है और कॉलेज के सारे स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन भेज देती है कि आखिरकार लिविंग फाई ने हमारे कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है। और फिर कुछ दिनों बाद लिविंग फाई एयरपोर्ट पहुंचता है और एक ऑफिसर से पूछता है सीसी लाइन ट्रेन के बारे में, क्योंकि उसे कॉलेज जाना होता है। जिस पर ऑफिसर उसे बताता है कि यहाँ पे ऐसी कोई ट्रेन नहीं है और मैं तुम जैसे भिखारियों से बात नहीं करता। और ये सुनते ही लिविंग फाई अपने जेब से $20 का नोट निकालता है और कहता है देखो मैं भिखारी नहीं हूँ। और जैसे ही वो आसपास देखता है तो वो सारे लोगों को उसी की तरह पाता है जिनके पास एक बैग और जिन्होंने उसी की तरह कपड़े पहन रखे होते हैं। तो ऑफिसर कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए खाने या रहने की तो तुम चाइनीज़ एम्बेसी जा सकते हो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिविंग फाई होटल में भी एंटर नहीं कर पाता क्योंकि आके वर्कर्स उसे भिखारी बोल के वहाँ से भी भगा देते हैं। फिर वो मिलता है एक सिल्वर कलर के बाल वाले लड़के से जिसका नाम होता है फिंगर, जो कि लिविंग फाई से पैसों के लिए पूछता है क्योंकि वो बहुत ही गरीब होता है। और फिंगर लिविंग फाई के हाथ में कॉलेज का कार्ड देखता है, जिसे देख के वो अपना कार्ड दिखाता है और बोलता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। और अचानक से उससे $20 का नोट छीन लेता है। और रात को वो लोग ट्रेन के लिए वेट कर ही रहे होते, तभी फिंगर कहता है कि मैं 8 सालों से इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मैंने मेरे ग्रेड्स को 4 बार रिपीट करा है, तो तुम सोच ही सकते हो मैं कितना ज़्यादा समझदार हूँ। और कॉलेज पहाड़ों के बीचों बीच मौजूद है और सीसी लाइन ट्रेन सबसे आसान तरीका है वहाँ तक पहुँचने का। और वो मुझको मजाक में कहता है लेकिन हाँ अगर तुम्हारे पास कोई प्राइवेट जेट है तो तुम उससे भी जा सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें पहले हेडमास्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर बीच रात को दोनों सो ही रहे होते हैं, तभी लिविंग फाई को एक सपना आता है जिसके अंदर वो देखता है कि वो एक जंग के मैदान के बीचों बीच है और सब भाग रहे होते हैं। और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो खिड़की के बाहर एक चांद को देखता है और वो देखता है कि उसके पीछे एक लड़का बैठा है जो उसको भाई कह के बुलाता है। तो लिविंग फाई अचानक से जाग जाता है और चिल्लाता है, जिसे देख के फिंगर भी जाग जाता है और अचानक से भागने लग जाता है एक ऑफिसर की तरफ। और वो ऑफिसर बहुत ही डरावना होता है और एक बेल को लेके आता है और कहता है सीसी लाइन ट्रेन आने वाली है, अपने कार्ड के साथ सबके सब रेडी हो जाओ। इसमें लिविंग फाई उस ऑफिसर को जाके उसका नाम बताता है और ऑफिसर बहुत ही चौंक जाता है और कहता है तुम ही हो क्या लिविंग फाई, तुम्हें तो लेने प्रोफेसर खुद आने वाले थे। और जैसे ही लिविंग फाई अपने कार्ड को स्कैन करता है तो सारे रास्ते खुल जाते हैं और एयरपोर्ट की लाइट्स भी ऑन हो जाती है। और ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हें बस अपने कार्ड को एक ही बार यूज़ करना पड़ेगा, जिसके बाद ट्रेन तुम्हें हमेशा अपने आप लेने आ जाएगी। तभी वहाँ पे ट्रेन आ जाती है और प्रोफेसर लिविंग फाई को अंदर बोलते हैं कि इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो क्योंकि तुम्हें कैसल कॉलेज में ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो कहीं और नहीं पढ़ाए जाते। जिसे प्रोफेसर लिविंग फाई से पूछते हैं कि तुम्हारा ड्रैगन्स के बारे में क्या सोचना है, जिसमें लिविंग फाई उन्हें बताता है कि हाँ मैंने उनके बारे में कहानियों में पढ़ा है। जिसमें प्रोफेसर उन्हें बोलते हैं कि देखो वो कहानियों में नहीं, ड्रैगन्स असली में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत लंबे समय से ड्रैगन्स और इंसान के बीच लड़ाई चलती रही, लेकिन आम इंसानों को उसके बारे में नहीं पता। और हम कैसल कॉलेज में स्टूडेंट्स को ड्रैगन के बारे में पढ़ाते हैं और उन्हें ये भी बताते हैं कि उनको कैसे मारे और बाकी इंसानों की हेल्प कैसे करें। इसमें लिविंग फाई सोचता है कि यार प्रोफेसर को किसी मेंटल डॉक्टर की ज़रूरत है। और उसे फिर से एक दिन में सपना आता है जिस पर वो देखता है कि वही एयरपोर्ट वाला लड़का उसके सपने में आके कहता है कि प्रोफेसर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वो उसे एक माउंटेन भी दिखाता है सपने के अंदर जिस पर एक ड्रैगन मरा हुआ होता है और वो उसे कहता है कि इंसानों ने उस ड्रैगन को मारा था और इसके मरने के बाद इंसानों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और उस ड्रीम वाले लड़के का नाम होता है लिविंग जाय, जो कि असल में लिविंग फाई के सपनों में आता रहता है और बहुत सारे राजों पर से पर्दा भी उठाता रहता है। और प्रोफेसर उसे कहते हैं कि लिविंग फाई रुक जाओ, मैं तुम्हें चीज़ दिखाता हूँ जिसे देखने के बाद तुम्हें ड्रैगन्स वाली बातों पर विश्वास हो जाएगा। और वो एक आदमी को बुलाते हैं 2 बॉक्सेस के साथ, इस पर वो आदमी लिविंग फाई को बोलता है कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही बार एस रैंक स्टूडेंट्स को देखा है और तुम सेकंड एस रैंक स्टूडेंट हो। और वो एक बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर ड्रैगन स्केल होता है और कहता है लिविंग फाई तुम्हें इससे गन से टारगेट करना है। जिसमें लिविंग फाई उसे कहता है कि मुझे गन तो बहुत अच्छी तरीके से चलाना आता है क्योंकि मैंने मिलिट्री में ट्रेनिंग लिया था। और वो उसे एम लेकर टारगेट भी करता है, लेकिन ड्रैगन स्केल इतना मजबूत होता है कि बुलेट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और ड्रैगन स्केल का तो कुछ नहीं होता, लेकिन लिविंग फाई नीचे गिर जाता है। और ये सब देख के लिविंग फाई बहुत ही हैरान हो जाता है। और तभी दूसरे बॉक्स में एक ड्रैगन का बच्चा होता है जो कि सो रहा होता है, लेकिन लिविंग फाई को विश्वास ही नहीं हो रहा होता। और जैसे लिविंग फाई उसे पास से देखता है तो वो ड्रैगन का बच्चा जाग जाता है और लेकिन वो कुछ टाइम बाद फिर से सो जाता है क्योंकि उस बॉक्सेस में नैनो पार्टिकल का यूज़ हुआ होता है। और प्रोफेसर कहते हैं कि असल में वो ड्रैगन ने इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि लिविंग फाई भी एक रेयर ब्लड लाइन है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिविंग फाई प्रोफेसर
कॉलेज में पहुंचते हैं, जहाँ पे लुमिंग फाई उन्हें बोलता है कि यहाँ पे तो कोई भी बच्चा नहीं है। जिसमें प्रोफेसर कहते हैं हाँ यहाँ पे तो सच में कोई नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे एक सायरन बजता है और प्रोफेसर समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और वो लुमिंग फाई को लेकर पिलर के पीछे चले जाते हैं। और तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि दो ग्रुप के लोग एक रेड कलर में और एक ब्लैक कलर में आते हैं और एक दूसरे को शूट करने लग जाते हैं और पूरा कॉलेज एक जंग का मैदान बन जाता है। और उसी दौरान प्रोफेसर को भी गोली लग जाती है और प्रोफेसर नीचे गिर जाते हैं और आखिर में से 2 ही लीडर बचते हैं और एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। एक लीडर का नाम होता है सीजर, जो कि स्टूडेंट यूनियन का लीडर होता है, और दूसरे का नाम होता है जी हैंग, जो कि लायन हर्ट सोसाइटी का लीडर होता है। और वो दोनों लड़ रहे होते हैं। लुमिंग फाई ये सब देख के बहुत ही चौंक जाता है। तभी वहाँ पे 2 लड़कियाँ आती है और एक दूसरे को टारगेट करने लग जाती है। उनमें से एक होती है नैनो और लुमिंग फाई उनके बीच में खड़ा होता है। तो नैनो लुमिंग फाई को बोलती है कि जल्दी से घुटने के बल बैठ जाओ। और जैसे लुमिंग फाई नीचे बैठता है, नैनो उस दूसरी लड़की के द्वारा हिट कर दी जाती है और जिसपे दूसरी लड़की बोलती है कि नैनो मर चुकी है सीजर, हम जीत गए। जिसपे लुमिंग फाई को फिर से एक डे ड्रीम आता है और वो दिन में सपने में देखता है कि वो जो लड़का होता है जो उसके सपने में बार बार आता है, इस बार उसने उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लिया और उसने बाकी के तीनों को शूट कर दिया होता है। और जैसे ही लुमिंग फाई जागता है तो वो ये सब देख के चौंक जाता है कि आखिरकार उसने सब कैसे करा। तभी अचानक से वहाँ पे नर्सिस का ग्रुप आता है और सबको वो लोग इंजेक्शन लगाने लग जाते हैं। जिस पे एक ओल्ड मैन आके कहता है कि बच्चों ने अपने मज़े के लिए कितना कॉलेज का पैसा बर्बाद कर दिया। और प्रोफेसर भी जाग जाते हैं और कहते हैं ये सब बुलेट्स तो बस नकली थी और बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे अपने स्किल्स की, इन सब में से सबसे ताकतवर कौन है। जिस पे वो लुमिंग फाई को ये भी बताते हैं कि वो बुलेट्स कैसे काम करते हैं और वो फिर से वहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। तभी वो ओल्ड मैन, जो कि डिसिप्लिन इंचार्ज भी होता है, वो प्रिंसिपल को फ़ोन करके कहता है कि बच्चों ने कॉलेज की प्रॉपर्टी को कितना ज़्यादा डैमेज करा है। जिसमें प्रिंसिपल उन्हें कहते हैं कि $2 लाख कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा और बच्चों को कोई नहीं रोकेगा, उन्हें जो करना है करने दो। और काश वो भी ये सब देख पाते। जिसे सुन के बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और प्रिंसिपल कहते हैं कि उन्हें लुमिंग फाई से बात करनी है। जिस पे वो मैन अपना फ़ोन लुमिंग फाई को देता है और जिस पर प्रिंसिपल लुमिंग फाई को बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी क्लास को ज्वाइन कर लो और गुड बाय बोल के फ़ोन काट देते। और सारे बच्चे सब देख के बहुत ही जेलस हो जाते हैं कि आखिर लुमिंग फाई को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है प्रिंसिपल की तरफ से। और प्रोफेसर मैन भी यही चीज़ सोच रहा होता है। फिर लुमिंग फाई अपने रूम में जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसका रूम बहुत ही बड़ा है और उसका रूममेट कोई और नहीं बल्कि उसका ओल्ड फ्रेंड फिंगर ही होता है। और फिंगर उसे कहता है कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो मैंने सीखी है। और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें कॉलेज दिखाता हूँ। और वो उसे कॉलेज की सारी बिल्डिंग दिखाने ले जाता है और जहाँ पे वो उसे कहता है कि इस कॉलेज पे कोई भी मैजिकल अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि कॉलेज के वॉच टावर में प्रोफेसर मैन के फादर रहते हैं और उन्होंने इस पूरे कॉलेज पे बैरियर लगा रखे हैं इस कॉलेज की सेफ्टी के लिए। और फिर फिंगर लुमिंग फाई को एक क्लास में लेके जाता है जहाँ पे सारे बच्चे मैजिक कर रहे होते हैं और फिंगर कहता है कि ये सिर्फ रेयर ब्लड लाइन के लोग ही कर सकते हैं और इस मैजिक को सीख सकते हैं। जहाँ पे एक स्टूडेंट एक वाटर मैजिक कर रहा होता है और उसका कंट्रोल वाटर मैजिक पे से छूट जाता है। लेकिन तभी एक दूसरा स्टूडेंट अपने मैजिक की वजह से वाटर को फ्रीज कर देता है और सबको बचा लेता है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल अपने एक दोस्त के साथ शिप पे बैठा हुआ होता है और चाय पी रहे होते हैं और उनके दोस्त का नाम होता है मेंशन। और प्रिंसिपल को उसे कहते हैं कि इस बार मैं सिर्फ लड़ाई के लिए ही नहीं, ऐसे जीनियस लोग अपने कॉलेज से पैदा कर रहा हूँ जो कि हमेशा इंसानियत को बचाए रखेंगे ड्रैगन से, और इस टाइम ड्रैगन्स को हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और जिस पे प्रिंसिपल ये भी बोलते हैं कि इस बार वो खुद लुमिंग फाई को ट्रेन करेंगे और अपने फ्रेंड मेंशन से पूछते हैं सीक्रेट मिशन के बारे में जो कि उनको चालू करना होता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर लुमिंग फाई के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें 3E एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन उसको देने से पहले मैं तुम्हारा एक ट्रायल टेस्ट लूँगा। और उसके सामने एक बॉक्स रख देते हैं जिसके अंदर ब्लैक ड्रैगन की रिकॉर्डिंग होती है और लुमिंग फाई को बताते हैं कि जब भी इसको प्ले किया जाता है और जिस भी इंसान के अंदर रेयर ब्लड लाइन होती है तो वो इंसान इस ड्रैगन की तरफ अपने सर को झुका के उसकी रिस्पेक्ट करता है। और अगर ये सब तुमने सीख लिया तो ये तुम्हारा पहला स्टेप होगा मैजिक लैंग्वेज को सीखने की तरफ। और जो भी इंसान जिसके अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन नहीं होती उसको नींद आती है और वो बेहोश हो जाता है और वो इसको बजाते हैं और लुमिंग फाई से पूछते हैं कि तुम्हें क्या फील हो रहा है। जिस पर लुमिंग फाई उसे बताता है कि उसे नींद आ रही है। और प्रोफेसर ये सब सुन के बहुत ही शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि एक इंसान जो कि एक S रैंक स्टूडेंट है और जिस पर ड्रैगन ब्लड लाइन है उसको आखिरकार कैसे नींद आ सकती है। तो फिर वो जल्दी से प्रोफेसर मैन को बुला के लाइब्रेरी की तरफ भागते हैं और सारी पुरानी बुक्स को पढ़ते हैं और उन्हें पता लगता है कि लुमिंग फाई असल में ब्लैक नहीं एक वाइट ड्रैगन लाइफ लाइन है। और ये सब बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन वो सोचते हैं कि उन सब बातों को वो सीक्रेट ही रखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे बच्चे 3 एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और लुमिंग फाई तो इसमें भी चीट कर रहा होता है, वो भी फिंगर की हेल्प लेके। और जिसमें लुमिंग फाई को फिर से एक डे ड्रीम आता है और वही सपने वाला लड़का आके बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और 3 घंटे के एग्जाम में वो 2 घंटे तो सो ही रहा होता है और नैनो आके उसे जगाती है और उसकी आंसर शीट भी ले लेती है। और फिर रात को उसे फिर से एक सपना आता है जिसमें उसका भाई लुमिंग ज़ाय आता है और उसे एक बेल दिखाता है और कहता है कि जब भी ये बेल बजती है तो समझ जाओ या तो किसी को हेल्प चाहिए या कोई मरने वाला है। जिसमें लुमिंग ज़ाय को बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई विश पूरी करनी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जिसमें लुमिंग फाई को याद आता है कि कैसे उसकी दोस्त ने उसे ढूंढ लिया था जब वो रूफ पे बैठा हुआ था। तो वो कहता है तुम मुझे ऐसा मैजिक सिखाओ जिससे मुझे पूरे वर्ल्ड का मैप पता लग जाए।
लेकिन तभी अचानक से फिंगर आके लुमिंग फाई को जगा देता है और उसका वो ड्रीम वही एंड हो जाता है। तभी अचानक से इमरजेंसी अलार्म बजने लग जाता है और सारे हायर ग्रेड के स्टूडेंट्स को मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है, जिसमें प्रिंसिपल उन्हें बोलते हैं कि हमने मिशन के दौरान एक ब्राउन ड्रैगन किंग के महल को ढूंढा था, लेकिन हमारे 2 मेंबर वहीं पे अटक गए और उन्हें पैलेस से बाहर आने का रास्ता नहीं मिला। और वो पैलेस बार बार अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है, जिसपे वो उन स्टूडेंट्स को उसकी पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं इसे जल्दी से जल्दी डिकोड करो और हमारे 2 मेंबर को बाहर आने में मदद करो, और तुम सब के लिए तुम स्टूडेंट के पास सिर्फ 20 मिनट का ही टाइम होता है। तो सारे बच्चों से डिकोड करने लग जाते हैं, लेकिन लुमिंग फाई को कुछ समझ नहीं आता। तभी लुमिंग फाई एक लड़की को देखता है, एक गोल्डन बाल वाली लड़की को, जिसका नाम होता है जीरो, जो कि उसे डिकोड कर रही होती है। और उसे देख के लुमिंग फाई बहुत ही मोटिवेट हो जाता है और वो अपने भाई के दिए हुए ओपन मैप का यूज़ करता है और उन दोनों मेंबर्स को बताता है पैलेस से बाहर आने का रास्ता। असल में वो 2 मेंबर्स कोई और नहीं बल्कि वही इंटरव्यूअर होते हैं जिन्होंने लुमिंग फाई का इंटरव्यू लिया था, और उनके पास ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं होता बाहर आने के लिए, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी उनमें से एक मेंबर बाहर आ जाता है और ड्रैगन का अंडा एक मेंबर को शिप पे पकड़ा देता है, और तभी वहाँ ड्रैगन सर्वेंट आ जाता है और उन दोनों मेंबर्स को मार देता है। और उस ड्रैगन किंग के अंडे को वापस तो नहीं ले पाता, लेकिन शिप का पीछा करने लग जाता है। और ये सब देख के शिप का लीडर मैनसन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ड्रैगन सर्वेंट पे फायर करने लग जाता है ताकि वो अपने मरे हुए मेंबर्स का बदला ले सके। लेकिन ड्रैगन सर्वेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उनके और एक मेंबर को मार देता है। और शिप का लीडर मैनसन फायर करता रहता है, लेकिन ड्रैगन सर्वेंट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। और इन सब में शिप की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, जिसे देख के मैनसन बोलता है सामने की तरफ एक डैम है, जल्दी वहाँ की तरफ चलो ताकि ड्रैगन सर्वेंट को डैम के डोर्स के बीचों बीच को चल के मारा जा सके। और प्लान के मुताबिक होता भी ऐसा ही है। आखिरकार ड्रैगन सर्वेंट मारा जाता है, लेकिन जब वो मर रहा होता है तो वो अपने दांत को मैनसन की तरफ हिट कर देता है और वो दांत मैनसन की बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से मैनसन को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल सारे बच्चों को कह रहा होता है कि आखिरकार हम जीत गए और ये सब सिर्फ और सिर्फ लुमिंग फाई की वजह से हुआ है, और वो सारे बच्चों को थैंक्स कहता है। और तभी कॉलेज में बेल बजती है, जिसका मतलब कि कोई मारा गया है। और तभी हॉन्क आता है लुमिंग फाई के पास और कहता है कि लुमिंग फाई कि क्यों ना तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करो, लायन हट पार्टी को। जिस पर लुमिंग फाई उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के काबिल अभी तक नहीं हूँ। और फिर से हमें एक सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल अपने दोस्त मैंशन के पास जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रखा होता है, और जिस पर मैंशन उसे कहता है कि बच्चों को उसके मरने की न्यूज़ ना दी जाए और उन्हें ऐसे ही आगे बढ़ने दिया जाए। और फिर कुछ दिनों बाद लुमिंग फाई को ऑनलाइन नेनो की तरफ से इनविटेशन आता है स्टूडेंट यूनियन पार्टी को ज्वाइन करने का, जिस पर लुमिंग फाई ये सारी बातें फिंगर को बताता है। और फिंगर उसे सीजर के स्ट्रॉन्ग पोजीशन के बारे में बताता है और कहता है कि वो कितना रिच फैमिली से बिलोंग करता है, और उसने उसी वे में तुम्हें ऑफर किया है जिस वे में तुम्हें हैंग ने ऑफर किया था उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। जिस पर लुमिंग फाई उसे साफ साफ मना कर देता है कि उसे कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करनी। जिससे फिंगर उसे बोलता है कि तुम्हें एक बार पार्टी में तो जाना ही चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना होगा। और रात को वो दोनों वहाँ पहुँच भी जाते हैं, जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि नेनो कोई और नहीं बल्कि सीजर की जीएफ है। और ये पार्टी सीजर सेलिब्रेट इसलिए कर रहा है क्योंकि आज नेनो का बर्थडे है, और सब डांस करने लग जाते हैं। और फिंगर लुमिंग फाई के साथ डांस करने लग जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी लड़की उनके साथ डांस नहीं करेगी। लेकिन तभी एक जीरो नाम की लड़की आ जाती है और लुमिंग फाई का हाथ पकड़ के उसके साथ डांस करने लग जाती है। और डांस के बाद वहाँ खड़े सभी लोग ताली बजाते हैं और सीजर लुमिंग फाई को बोलता है कि अब मेरे पास आके खड़े हो जाओ ताकि मैं सबको अनाउंस कर सकूँ कि तुम मेरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो। इस पर वो सीजर को कहता है कि मुझे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए, और बाहर आ जाता है नेनो से मिलने, जो कि बर्थडे पार्टी से जा ही रही होती है ताकि वो उसे बर्थडे विश कर सके। और नेनो से गाड़ी चलाने के लिए कहती है और कहती है मुझे माउंटेन के टॉप पे ले चलो, और वो लोग वहीं से निकल लेते हैं। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 13 आउटसाइडर कॉलेज पे अटैक कर देते हैं ड्रैगन का अंडा चुराने के लिए, और सीजर और जी हांग सब अपने अपने मेंबर्स के साथ में आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। और 13 आउटसाइडर्स में से 7 जनों को पकड़ लिया जाता है, और जब उनसे उनका लीडर का नाम पूछा जाता है तो वो नहीं बताते क्योंकि असल में उनको उनके लीडर का नाम पता ही नहीं होता। और दूसरी साइड प्रिंसिपल और प्रोफेसर रिक्वेस्ट कर रहे होते प्रोफेसर मैन से कि अपने फादर को बोले कि वॉच टावर से सारे बैरियर्स को रिमूव कर दे ताकि हमारे स्टूडेंट्स की पावर इंक्रीज हो जाए और उनको आसानी से यूज़ कर सके। तो प्रोफेसर मैन के फादर बैरियर्स को रिमूव कर देते हैं ये न्यूज़ सुनते ही। लेकिन अब बैरियर्स के रिमूव हो जाने की वजह से सिर्फ स्टूडेंट्स की ही नहीं बल्कि जो आउटसाइडर्स आए थे उनकी भी पावर इंक्रीज हो जाएगी, और 4 आउटसाइडर्स अपने लीडर के साथ अंदर चले जाते हैं पैलेस के सीजर से फाइट करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ एक गोल्डन बाल वाली लड़की लाइब्रेरी पहुंच जाती है जी हैंग से फाइट करने के लिए, जहाँ पे जी हैंग बैठा होता है। और एक तरफ एक लड़की जो कि आउटसाइडर की लीडर होती है जिसका नाम माई होता है, वो सीजर के पास जाती है और उसे कहती है कि असल में वो एक लड़की की बहन है जिसने मिशन पे भेजा गया था ड्रैगन के एग को चुराने के लिए, और उसे पता है कि उसकी बहन तुम्हारी वजह से नहीं मरी है, वो अपने मिशन की वजह से मरी है और उससे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन वो यहाँ पे अपना काम करने आई है और उसे किसी का बदला नहीं लेना। और तभी सीजर अपनी स्काई टेक्निक को यूज़ करता है जिसकी वजह से वो अपने आसपास की हर एक छोटी से छोटी मूवमेंट को देख सकता था। और सीजर की इस टेक्निक की वजह से 4 आउटसाइडर्स मारे जाते हैं और सिर्फ आखिर में माई और सीजर ही बचते हैं, और उन दोनों में फाइट चालू हो जाती है। और तभी माई अपनी टेक्निक को यूज़ करती है जिसकी वजह से वो इनविजिबल और टेलीपोर्ट हो सकती है
और वो सीजर पे अटैक करती है, लेकिन सीजर उसको आराम से देख रहा होता है और अपने आप को डिफेंस कर लेता है। वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं मार पाते। और दूसरी तरफ जी हैंग अपनी एबिलिटी को यूज़ करता है जिसका नाम होता है ड्रैगन किंग फ्लेम टेक्निक। इसकी मदद से वो किसी भी चीज़ में आग लगा सकता है और वो आग का यूज़ भी कर सकता है। लेकिन उसकी जो अपोनेंट होती है गोल्डन हेयर वाली लड़की, उसके पास भी यही सेम एबिलिटी होती है और वो दोनों भी एक दूसरे को नहीं हरा पाते और लड़ाई ऐसी चल रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ एक लड़का जो कि कॉलेज के एआई रूम में एंटर कर जाता है और वहाँ पे उसके हाथ से गलती से उसका फ़ोन पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। और जहाँ पे वो एक डोर को ओपन कर देता है जो कि 1912 से बंद पड़ा होता है, जहाँ पे वो देखता है कि प्रिंसिपल अपने स्टाफ को उस अंडे के बारे में बता रहा होता है और प्रिंसिपल नोटिस करता है कि उस अंडे में क्रैक है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि क्यों ना हम उस अंडे को एक बार चेक कर लें, जिस पर प्रिंसिपल उसे कहता है कि वो कॉलेज में किसी की भी जान को खतरे में नहीं डाल सकता और सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। और वे सब वहाँ से चले जाते हैं और जैसे सब लोग वहाँ चले जाते हैं फिर वो लड़का उस अंडे के पास जाता है और उस अंडे को वहाँ से निकालने का ट्राई करता है और उस अंडे को वहाँ से निकालने के उसको $5 मिलियन भी मिलेंगे। और उसके बाद अचानक से उसको एक डरावनी चीज़ दिखती है जिसकी वजह से वो सोचता है कि अब वो उसको नहीं निकालेगा। और तभी वहाँ पे एक परछाई आ जाती है और वो कुछ खून के छींटे उस अंडे के क्रैक में डाल देती है ताकि उस अंडे के अंदर जो ड्रैगन किंग कॉन्स्टेंटाइन है उसको गुस्सा आ सके। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सीजर और माई अभी भी लड़ रहे होते हैं और उनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से कॉलेज में लाइट चली जाती है और बहुत नुकसान भी होता है। और तभी वो देखते हैं एक दीवार के अंदर से कुछ लावा की छींटे बाहर आ रही है और ज़मीन के ऊपर कुछ फुटप्रिंट्स है जिनके ऊपर आग ही आग है। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नैनो और लुमिंग फाई को, जहाँ पे वो लोग माउंटेन के टॉप पे पहुँच ही जाते हैं और जहाँ पे नैनो से कहती है कि लुमिंग फाई प्लीज़ हमारी पार्टी स्टूडेंट यूनियन पार्टी को ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारा मेरे छोटे भाई की तरह ध्यान रखूंगी। जिस पर लुमिंग फाई उसको उसकी शादी के बारे में पूछता है सीजर के साथ, जिस पर नैनो बताती है वो तो बस एक पॉलिटिकल मैरिज है। और लुमिंग फाई बताता है कि क्या तुम्हें पता है एआई और उनके बाकी के मेंबर्स के बारे में जो कि लास्ट मिशन में मारे गए, जिस पे नैनो लुमिंग फाई को बताती है हाँ मुझे पता है लीडर मेंशन मारे गए और ये बात सारे बच्चों से छिपाई गई है और एक दिन आखिरकार सभी को मरना ही है, लेकिन मैं बस यहाँ पे तारे देखने आई हूँ, लेकिन लगता है आज मैं वो भी नहीं देख पाऊंगी क्योंकि आज तो पूरा आसमान ढका हुआ है। और वो बहुत ही उदास हो जाती है जिसे देख के लुमिंग फाई भी बहुत ही उदास हो जाता है और वो एक मैजिक स्पेल बोलता है जिससे अचानक से गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाती है और म्यूजिक्स भी ऑन हो जाता है। और तभी अचानक से आसमान में फायरवर्क्स चालू हो जाते हैं और एक मैसेज अपीयर होता है आसमान में उसकी मॉम की तरफ से जो कि नैनो को हैप्पी बर्थडे विश कर रही होती है। और नैनो ये सब देख के रोने लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। और लुमिंग फाई तभी अचानक से सोचता है पुराने इंसिडेंट के बारे में जब वो भी बाथरूम में रो रहा होता है और नैनो उसको आके रोकती है क्योंकि नैनो उसके दर्द को अच्छी तरह से समझती है। और तभी लुमिंग फाई बोलता है आज से मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करूँगा। फिर वो दोनों वापस से गाड़ी में बैठ जाते हैं कॉलेज की तरफ निकलने के लिए। और तभी नैनो को कुछ मैसेज आते हैं सीजर की तरफ से जो कि पहले नहीं आ पाए थे क्योंकि पहाड़ पे सिग्नल नहीं आ रहा था। तो सीजर के मैसेज में लिखा होता है कि कॉलेज में आउटसाइडर्स ने अटैक कर दिया है। और लुमिंग फाई जैसे ही सुनता है तो बहुत ही चिंता में आ जाता है और नैनो से बोलती है शांत हो जाओ, वहाँ पे सब कुछ सही ही हो रखा होगा। और जैसे ही वो लोग कॉलेज पहुँचते हैं तब तक तो ऑलमोस्ट फाइट खत्म ही हो गई होती है और वहीं पे जी हैंग और गोल्डन बालों वाली लड़की की लड़ाई अभी भी चल रही होती है। और एक लड़का जो कि अंडे को चुराने आया था वो वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो गलती से लुमिंग फाई की कार से हिट हो जाता है। और जैसे लुमिंग फाई उसे देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं उसका ऑनलाइन फ्रेंड था जिसके साथ वो गेम खेला करता था, टाइलर, और उसका रियल नेम है टैंक। और टैंक लुमिंग फाई से मदद मांगता है यहाँ से भागने के लिए। और तभी एक चीज़ उनकी गाड़ी पे आके क्रैश होती है और जैसे ही वो पीछे देखते तो एक लड़का जो कि पूरी तरह से फ्लेम के अंदर कवर हो रखा होता है वो वहाँ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। सब लोग उस पर फायर करते हैं लेकिन उस लड़के पे कोई असर ही नहीं होता क्योंकि बुलेट्स उसके बॉडी पे फिट होने से पहले पिघल जाती है। तभी वहीं दूसरी तरफ मीटिंग हॉल में प्रोफेसर को एहसास होता है कि असल में फ्लेम बॉय कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन किंग ही है जो कि उस अंडे में से बाहर निकला है और इसके पास एबिलिटी है कि आग और मेटल की चीज़ें इस पर कोई असर नहीं करेगी। और पूरा टाइम वो ड्रैगन किंग वो बच्चा बस सारा टाइम भाई भाई करके पुकारता रहता है और लुमिंग फाई के पास जा ही रहा होता है। तभी लुमिंग फाई, टैंक और नैनो एक पिलर के पीछे जाके छिप जाते हैं और वहाँ से भी भाग जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि लुमिंग फाई को ढूंढ रहा है और तभी यहाँ पे सीजर और माई डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलके इस लड़के को हराएंगे। हाँ उन्हें पता होता है कि वो उसे मार नहीं पाएंगे लेकिन आखिरकार वो उसे काबू तो कर ही सकते हैं। तो तभी माई को अपनी फ्रेंड का कॉल आता है। उसके फ्रेंड उसे बताती है कि ड्रैगन किंग अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, वो तो अभी बस एक बच्चा है, लेकिन बहुत जल्द वो पूरी तरह से ड्रैगन में डेवलप हो जाएगा और रियल बुलेट्स की जगह तुम उस पर फेक बुलेट्स से फायर करो ताकि वो कंट्रोल में आ सके। तभी माई और सीजर सबको कहते हैं कि सबके सब फेक रबर बुलेट से उसके ऊपर हमला करो। और तभी लुमिंग फाई सोचता है कि वो लड़का उसे ढूंढ रहा है और तभी उसे एहसास होता है कि वो लड़का उनके पास नहीं है। तभी फिंगर उसे कहता है कि सब लोग अपनी सांस बंद करके पानी के अंदर डुबकी मार लो और सब लोग यही करते हैं। और जैसे लुमिंग फाई अंदर जाता है तभी उसको फिर से एक ड्रीम आता है। वो अपने सपनों की दुनिया में पानी से जैसे ही बाहर निकलता है वो अपने भाई लुमिंग जाई को ढूंढ ही रहा होता है। तभी उसको एक लड़का मिलता है जो कि उसे जाना पहचाना सा लगता है। असल में वो कोई और नहीं ड्रैगन किंग कॉन्स्टेंटाइन होता है।
और वो उस लुमिंगफाई के पास आकर लुमिंगफाई को सूंघने लग जाता है और लुमिंगफाई को पुकारता है भाई। तभी लुमिंगफाई का भाई लुमिंगजाई आके पीछे से उससे लात मार देता है और कहता है दूर हटो, ये तुम्हारा नहीं मेरा भाई है। लेकिन तभी लुमिंगफाई जाग जाता है और देखता है कि कॉन्स्टेंटाइन यहाँ आया था और वो देखता है कि सीजर और फिंगर यहाँ पे नहीं है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। तभी वहाँ पे अचानक से प्रिंसिपल आ जाते हैं और प्रिंसिपल आके लुमिंगफाई को एक स्पेशल गन और बुलेट देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ तुम ही हो जो ड्रैगन किंग को मार सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास रेयर ब्लड लाइन है। और वो उसे पूरा प्लान बताते हैं कि तुम्हें ड्रैगन किंग को कैसे मारना है। और वही दूसरी तरफ ड्रैगन किंग, जो कि फेक बुलेट्स को अभी भी झेल रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अब की बार पूरी तरह से एक ड्रैगन में इवॉल्व हो जाता है। और तभी वो टैंक को देखता है और उसे देख के भाई भाई बोलने लग जाता है। असल में वो टैंक को ही ढूंढ रहा होता है, ना कि लुमिंगफाई को। तभी प्रिंसिपल अपनी जीरो टेक्निक का यूज़ करके सारी चीज़ों को स्लो कर देते हैं और तभी वो ड्रैगन की बॉडी पे कट लगा देते हैं और लुमिंगफाई को बोलते हैं यही मौका है, शूट करो। और लुमिंगफाई की बॉडी पे उसका भाई लुमिंगजाई कंट्रोल कर लेता है और लुमिंगजाई की मदद से वो उस कट के एकदम बीचों बीच शूट करता है, जिसकी वजह से ड्रैगन नीचे गिर जाता है। और प्रिंसिपल कहते हैं अब यही हमारा सुनहरा मौका है, जल्दी से रियल बुलेट से उस पर हमला करो ताकि ड्रैगन को मारा जा सके। और ड्रैगन पे सब लोग हमला करने लग जाते हैं, लेकिन ड्रैगन उसके भाई टैंक के सामने खड़ा होता है तो वो अपने परों को फैला लेता है और उसको पता होता है कि वो मरने वाला है। और वो मरते वक्त भी बार बार एक ही चीज़ बोल रहा होता है, भाई भाई। लेकिन टैंक को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो बहुत डर के जंगल की तरफ भाग जाता है, जहाँ पे उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो ड्रैगन आखिरकार उसे क्यों भाई भाई बुला रहा होता है। लेकिन जब वो जंगल के बीचों बीच भाग रहा होता है तभी उसकी याददाश्त वापस आ रखी होती है, जिसमें वो देखता है कि असल में उसका रियल नाम नॉर्टन है और वो एक ड्रैगन किंग है और कॉन्स्टेंटाइन कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है। और अब उसको अपने छोटे भाई का बदला लेना है, तो वो चल जाता है ओशन की तरफ, जहाँ पे उसका पैलेस है, ताकि वो अपनी ताकत को बढ़ा सके। और वो अपने ड्रैगन सर्वेंट को भी जिंदा कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल, जो कि वॉच टावर में अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है, उसे कहता है कि हम आज तक कभी ड्रैगन को पूरी तरह से नहीं मार पाए, क्योंकि ड्रैगन मरने से पहले अपनी तरह और भी बहुत सारे ड्रैगन्स को पैदा कर देते हैं। और मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब सारे ड्रैगन मारे जाए। और आखिरकार मुझे लगता है वो टाइम आ चुका है कि सारे ड्रैगन को मार के फिर से एक बार इंसानियत की स्थापना करे। और तभी उसे पता लगता है कि नॉर्टन को अपनी याददाश्त वापस आ चुकी है। तभी प्रिंसिपल एक प्लान भी बनाता है। प्रिंसिपल को पता होता है कि नॉर्टन सबसे पहले अपने पैलेस में जाएगा अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए, और यही मौका होगा कि हम उस पर अटैक कर देंगे। तो प्रिंसिपल एक टीम बनाता है और इस टीम में नैनो, लुमिंगफाई, सीजर और वीरो होते हैं। और शुरुआत में तो लुमिंगफाई मना कर रहा होता है, लेकिन फिर उसके सारे दोस्त लुमिंगफाई को दिलासा देते हैं, जिसकी वजह से लुमिंगफाई भी मान जाता है। और फिर ये लोग काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। और जब इनकी हार्ड ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब नैनो और लुमिंगफाई को ओशन के बीचों बीच ड्रैगन किंग के किले के बाहर भेजा जाता है, ताकि वो देख सके कि उसकी पावर इंक्रीज हुई भी है या नहीं। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं यही वो जगह है जहाँ पे वो अपने भाई कॉन्स्टेंटाइन के साथ रहा करता था। और तभी जब वो बाहर वापस जाने वाले होते हैं तभी अचानक से पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो अपना रास्ता भूल जाते हैं। और तभी उन्हें पानी के बीचों बीच एक डेड बॉडी मिलती है, जिसके हाथ में एक बुक होती है। और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं के मेंबर की होती है, जो कि लास्ट मिशन में यहाँ पे आए थे। तभी नैनो उस डेड बॉडी के हाथ से उसकी वो किताब अपने हाथों में ले लेती है, लेकिन तभी अचानक से लुमिंगफाई के स्विमिंग सूट में क्रैक आ जाता है, जिसे देख के नैनो उसको अपना सूट दे देती है और कहती है कि मैं बहुत देर तक पानी के अंदर सांस रोक सकती हूँ, तो तुम मेरी चिंता मत करो, और अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुमसे ऑक्सीजन ले लूँगी। तो इसके बाद वो अपना पूरा रास्ता ऐसे ही तय करते हैं। और तभी शिप पे ड्रैगन सर्वेंट हमला कर देता है और शिप के एक इंजन को बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर देता है। तभी सीजर शिप का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है और तभी ड्रैगन सर्वेंट उसे फिर से अटैक करता है, ताकि वो शिप को माउंटेन की तरफ मोड़ ले, जहाँ पर ड्रैगन किंग नॉर्टन उन सबका वेट कर रहा होता है। और तभी नॉर्टन अपनी पावर को ड्रैगन सर्वेंट के साथ मिक्स करके सीजर की शिप पे अटैक करता है। लेकिन तभी सीजर एक प्लान बनाता है कि वो अकेला ही नॉर्टन से लड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पे ज़ेहैंग भी आ जाता है, जिसे देख के सीजर कहता है मैं नॉर्टन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा और उस वक्त तुम अपने फ्लेम टेक्निक से उसके ऊपर हमला कर देना। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चलता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी कुछ देर के लिए सब लोग अंधे हो जाते हैं सीजर के अलावा, क्योंकि सीजर ने ही करा था और उसने अपने आंखों के ऊपर आई मास्क पहन लिया होता है अपनी आंखों को बचाने के लिए। और तभी प्लान के मुताबिक जीरो एक मिसाइल को नॉर्टन की तरफ लॉन्च करती है और वो डायरेक्टली वो मिसाइल नॉर्टन की बॉडी में हिट होता है और नॉर्टन सीधा पानी में जा गिरता है। और तभी एक बॉक्स को पानी के अंदर भेजा जाता है लुमिंगफाई और नैनो को लाने के लिए। लेकिन तभी नैनो लुमिंगफाई को उस बक्से के अंदर धक्का मार देती है और बक्से को लॉक्ड कर देती है। और जैसे लुमिंगफाई पीछे मुड़ता है देखने के लिए कि नैनो क्या कर रही है, तो वो देखता है ड्रैगन सर्वेंट की बॉडी जो कि पानी में डूब रही होती है, उसका एक स्ट्रिंगर जाके नैनो की बॉडी में जा लगता है। और ये देखते लुमिंगफाई रोने लग जाता है। और तभी अचानक से लुमिंगफाई को फिर से एक डे ड्रीम आता है, जिसके अंदर वो उसके भाई लुमिंगजाई को देखता है। जब उसका भाई लुमिंगजाई उसे कहता है कि देखो अगर तुम्हें किंग नॉर्टन को मारना है, असल में आपको बता दें कि किंग नॉर्टन मरा नहीं है, वो अभी बस पानी में डूबा ही है। तो लुमिंगजाई बोलता है कि अगर तुम्हें नॉर्टन को मारना है और नैनो को बचाना है तो तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो लुमिंगजाई पूछता है कैसा कॉन्ट्रैक्ट।
तो लुमिंग ज़ाई बोलता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं तुम्हारी 4 विशेस पूरी करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जान मुझे देनी पड़ेगी, और 4 विशेस को पूरी करने के बाद तुम इस पूरी दुनिया में बस अकेले ही रह जाओगे। लुमिंग ज़ाई बहुत ही ऑकवर्ड फील करता है और सोचता है कि आखिरकार उसे हमेशा दूसरों की हेल्प की जरूरत क्यों पड़ती है, वो आखिरकार खुद क्यों कुछ नहीं कर पाता। और फिर बिना कुछ सोचे समझे लुमिंग ज़ाई को हाँ कह देता है, जिससे कि लुमिंग ज़ाई उसकी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और उसे कहता है कि अब तुम जाओ नॉर्टन को मार सकते हो। और उस किताब के अंदर 7 वेपन्स है जो कि नॉर्टन ने बनाए थे इंसानों को मारने के लिए, लेकिन अब तुम उसी के वेपन से उसी को मार सकते हो। और तभी वो अपने ड्रीम से जाग जाता है और वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करके नैनो को बोर्ड तक पहुंचा देता है, और अब वो नॉर्टन को मारने के लिए रेडी भी हो जाता है, और नॉर्टन भी दूसरी तरफ उसको मारने के लिए एकदम तैयार रहता है। तभी लुमिंग ज़ाई नॉर्टन की एबिलिटी को सील कर देता है और वो अपने उन 7 वेपन्स का यूज़ भी करता है, और नॉर्टन उसको हरा भी नहीं पाता और बहुत बुरा पिट रहा होता है, जिसे देख के नॉर्टन अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है और अचानक से गायब हो जाता है, और फिर अचानक से लुमिंग ज़ाई पे हमला करता है, लेकिन लुमिंग ज़ाई उसे डॉच कर देता है। और तभी लुमिंग ज़ाई नॉर्टन के अंदर अपने दोस्त टैंग को देखता है, और इसी मौके का फ़ायदा उठा के नॉर्टन लुमिंग ज़ाई का गला पकड़ लेता है, जिसे देख के लुमिंग ज़ाई बहुत ही दिक्कत में होता है। लेकिन तभी लुमिंग ज़ाई की बॉडी के अंदर लुमिंग ज़ाई कंट्रोल ले लेता है और उन 7 वेपन्स में से एक वेपन्स का यूज़ करके नॉर्टन को मार देता है, लेकिन अभी तक नॉर्टन मरा नहीं होता। और वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नैनो, जिसका शिप पे इलाज चल रहा होता है, और तभी अचानक से लुमिंग ज़ाई की बॉडी ओशन के ऊपर फ्लोट कर रही होती है, जिसे देख के वो अचानक से लुमिंग ज़ाई को अपने शिप पे ले आते हैं, और तभी ड्रैगन फिर से उन पे हमला करने आ जाता है। लेकिन तभी माई उस स्पेशल बुलेट का यूज़ करके उसे हिट कर देती है, जो कि उसे प्रिंसिपल ने दिया होता है, और आखिरकार वो ड्रैगन मारा जाता है। अब सब कुछ एकदम ठीक होता है। तभी प्रिंसिपल लुमिंग ज़ाई को एक लेटर देता है उसकी मॉम की तरफ से, जिसमें लिखा होता है कि उसकी मॉम उसे बहुत ही मिस कर रही है और उन्हें लुमिंग ज़ाई के ऊपर गर्व है, और जैसे ही लुमिंग ज़ाई अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेगा तो उसके मॉम और डैड उनसे मिलने आएंगे। ये सब देख के वो रोने लग जाता है और उदास होकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे वो अपने रूममेट फिंगर के ऊपर बहुत चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसने बहुत सारी फेक न्यूज़ पब्लिश करी होती है जब लुमिंग ज़ाई यहाँ पे नहीं था। और तभी वहाँ पे गेट पे सीजर आ रखा होता है चीनी मांगने, जिसमें फिंगर कहता है सीजर, नैनो और जी हैंग अब इस हॉस्टल में शिफ्ट हो चुके हैं, जहाँ पे नैनो आके लुमिंग ज़ाई को एक चॉकलेट देती है और कहती है अगर तुम्हें और भी चाहिए तो मेरे रूम में आ जाओ। लुमिंग ज़ाई तो नहीं, लेकिन वहाँ पे फिंगर पहुंच जाता है चॉकलेट खाने के लिए, और नैनो उसे डिनर पे भी इन्वाइट करती है, लेकिन लुमिंग ज़ाई उसे मना कर देता है। उसके बाद नैनो भी अपने घर चली जाती है, और फिर लुमिंग ज़ाई की तरफ एक पैकेज आता है जिसके अंदर एक फ़ोन रहता है, जिसमें लुमिंग ज़ाई की तरफ से एक मैसेज आ रखा होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसे याद दिला रहा होता है, और कहता है कि मैंने तुम्हारी 1/4 लाइफ की कीमत तुम्हें चुका दी है, और अभी भी तुम्हारी 3 विशेस बची है, तो तुम जब भी चाहो मुझे मैसेज कर देना। जिसे पढ़ने के बाद लुमिंग ज़ाई सोचता है कि उसे ऐसी विशेस नहीं करनी चाहिए, और अब वो आज के बाद कभी भी कोई और विश नहीं मांगेगा और अपनी बाकी की ज़िंदगी को बहुत ही मज़े से जिएगा और एकदम एंजॉय करेगा। और इसी के साथ ये सीज़न यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप मेरे यारो ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।